Hello dear students and learner, my name is Shahnawaz Ahmed and today I am going to start 24th lecture of Fluid Mechanics. Okay? और हम लोगों ने 23rd लेक्चर में जो शुरू किया था वो ये कि व्हाट इज़ फ्लूइड काइनेमेटिक्स, और फ्लूइड काइनेमेटिक्स के हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन को देखा था कि फ्लूइड काइनेमेटिक्स क्या होता है और इसका इंट्रोडक्शन पार्ट क्या है। क्लियर है? ठीक है, चलिए आज हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये सीख रखा है कि टाइप ऑफ फ्लो कितने टाइप के होंगे, उन सारे टाइप्स को हमने कल डिस्क्राइब कर रखा है। आज हम लोग उससे आगे बढ़ते हैं और सबसे पहली चीज़ और सबसे पहले टॉपिक की बात करते हैं जो बहुत ज़रूरी है फ्लूइड काइनेमेटिक्स में, वो है कंटिन्यूटी इक्वेशन। ठीक है, तो अभी हम बात करने जा रहे हैं किसकी? कंटिन्यूटी इक्वेशन की। इसी को एक और नाम से भी जानते हैं, वो है कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी कि कंटिन्यूटी इक्वेशन वो इक्वेशन है जो ये बताता है कि मास हमेशा कंजर्व्ड रहता है। और ऑब्वियस सी बात है, देखो अगर एक फ्लूइड फ्लो सिस्टम है तो उसमें सारी चीज़ें चेंज कर सकती हैं लेकिन मास हमेशा कंजर्व रहेगा। जो इन करेगा उसी में से वही आउट करेगा, और अगर मान लो अनस्टेडी है तो बीच में स्टोर भी होगा। ठीक है, तो अगर जनरल बात की जाए तो कोई भी फ्लूइड फ्लो सिस्टम होगा तो उसमें ये चीज़ का होना यानी कंजर्वेशन ऑफ मास का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हमेशा हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करेंगे। क्लियर है? तो देखो कंटिन्यूटी इक्वेशन को हम लोग डिराइव नहीं कर रहे हैं, डेरिवेशन आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट वो नहीं है। इसका जो रिजल्ट है उस पर हम लोग बात करेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ मास की अगर हम लोग बात करें या कंटिन्यूटी इक्वेशन की बात करें तो हम लोगों को अगर जनरलाइज इक्वेशन की बात करें तो जनरलाइज्ड इक्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहो या कंटिन्यूटी इक्वेशन कहो इन 3D यानी 3 डायमेंशन में अगर हम इसकी बात करें तो जो इक्वेशन मिलता है वो मिलता है आपको डेल ओवर डेल एक्स रो यू प्लस डेल ओवर डेल वाई रो स्मॉल वी प्लस डेल ओवर डेल जेड रो स्मॉल डब्ल्यू प्लस डेल रो ओवर डेल टी इज इक्वल टू 0। तो कहा यह गया कि जब हम लोग इस कंटिन्यूटी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो ये हम लोगों का फाइनल रिजल्ट आता है, और यही जो है कंटिन्यूटी इक्वेशन कहलाती है और ये मोस्ट जनरलाइज्ड फॉर्म है। ठीक है, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन इन 3D है, 3 डायमेंशन की मैंने बात की है। ठीक है, मतलब अगर कोई भी फ्लो होगा और उसकी अगर आप बात कर रहे हो तो उस फ्लो को इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना जरूरी है, और अगर कोई फ्लो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है दैट इज कि फ्लो इज नॉट पॉसिबल, फ्लो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अगर फ्लो होगा तो मास का कंजर्व होना जरूरी है, इसीलिए कंटिन्यूटी इक्वेशन को कंजर्वेशन ऑफ मास भी कहते हैं। लेकिन ये मैंने जो लिखा है वो 3D में कंटिन्यूटी इक्वेशन लिखा है। और सुनिए, चूंकि आप गेट का पेपर देखते होंगे तो गेट के पेपर में वेक्टर फॉर्म पूछा जाता है अक्सर। तो अगर कोई पूछे कि वेक्टर फॉर्म ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होगा, और अभी हम 3D में और जनरलाइज्ड इक्वेशन की बात कर रहे हैं, अगर इसको हम वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसको लिखेंगे डाइवर्जेंट रो इनटू वेक्टर v प्लस डी रो बाई डी टी इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन हमने लिखा है ये वेक्टर फॉर्म में जनरलाइज्ड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन को लिखा है और 3D में लिखा है हमने। ये मेरा जनरल इक्वेशन है, यही मेरा एक इक्वेशन ऐसा है जो हर फ्लो को फॉलो करेगा। तो अभी तो मैंने कोई फ्लो का नाम नहीं लिया, मैंने कहा हर फ्लो को फॉलो करेगा। दैट इज
कोई भी फ्लो अगर हम चूज करते हैं तो इसके अकॉर्डिंगली उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहीं से हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको ये सिखाते हैं कि चलिए मान लेते हैं कि हम अजम्पशन ले रहे हैं, हम कुछ अजम्पशन ले लेते हैं, ठीक है। तो मैंने अजम्पशन लिया और मैंने कहा पहला अजम्पशन फॉर 3D स्टेडी फ्लो। मैंने जैसे ही कहा कि आपके अजम्पशन में, दैट इज आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ हो कि 3D स्टेडी फ्लो है, तो स्टेडी फ्लो का मतलब क्या सिखाया था मैंने, डिफिनेशन मैंने सिखाया था, इसका मतलब ये है कि एनी फ्लूइड प्रॉपर्टी with respect to time is not changing for a given space, that is डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के साथ तो उस प्रॉपर्टी का रिजल्ट कितना आना चाहिए, 0, ठीक है। तो जैसे ही तुमने कहा कि फॉर 3D स्टेडी फ्लो है, ये आपका जनरल इक्वेशन है, तो इस पूरे इक्वेशन में देखो तो आपको दिखेगा कि सर रो इज द फ्लूइड प्रॉपर्टी एंड इसको हम टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अगर स्टेडी फ्लो है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि डेल रो बाई डेल टी का जो वैल्यू है वो हमेशा क्या मिलेगा आपको, 0, क्योंकि फ्लूइड प्रॉपर्टीज आर नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम फॉर अ गिवन स्पेस, इसलिए इसको 0 कर देंगे। जैसे ही 0 करेंगे अब मेरा इक्वेशन क्या बचेगा, तो अब जो इक्वेशन बचा है वो बचा है डेल ओवर डेल एक्स रो यू प्लस डेल ओवर डेल वाई रो वी प्लस डेल ओवर डेल जेड रो डब्ल्यू इज इक्वल टू 0, ठीक है। और अगर इसी को हम किस में लिख दें, इन वेक्टर फॉर्म, या ये कहो कि ये जो इक्वेशन निकाला हमने, ये इक्वेशन किसका इक्वेशन होगा, तो अब हम कहेंगे कि सर दिस इक्वेशन इज वैलिड ओनली फॉर 3D स्टेडी फ्लो। दैट इज आपको अब अगर मान लो कभी क्वेश्चन मिले और उसमें केवल क्या लिखा हो कि द फ्लो इज 3D स्टेडी फ्लो, तो आपको इसको यूज करने की जरूरत नहीं है, सीधे आप किसको यूज कर सकते हो, इसको यूज कर सकते हो। और इसी को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिख दें तो देखो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये वाला जो पार्ट था ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, तो बचेगा क्या, और बचेगा आपको डाइवर्जेंट रो वेक्टर v इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखिए तो यहां पर देखो हमने ये जो लिखा है ये क्या है, दिस इज द सिंबल ऑफ डाइवर्जेंट, ठीक है। और वेक्टर v क्या है, तो वेक्टर v का मतलब है u i कैप स्मॉल v j कैप प्लस स्मॉल w k कैप। वेक्टर v इज द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ फ्लो है, ठीक है। यहां पर जो स्मॉल u v w ये लिख रहे हैं, ये क्या है, तो स्मॉल u इज इक्वल टू कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन x डायरेक्शन है, ठीक है। स्मॉल v क्या है, तो स्मॉल v है कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, and small w is equal to component of velocity in z direction, ठीक है। and rho is the density of fluid, density of fluid। तो देखिए जनरल इक्वेशन ये मिला, इसका कंटिन्यूटी इक्वेशन का वेक्टर फॉर्म अगर हमने देखा तो हम लोगों को ये मिला, ठीक है। और अगर मान लो क्वेश्चन में पहला अजम्पशन हमने माना कि मान लो अगर फ्लो कैसा है 3D लेकिन स्टेडी फ्लो है केवल, तो अगर सॉल्व करेंगे तो हमको ये मिलेगा, यानी कभी आपको ऑब्जेक्टिव में कहा जाए कि कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर 3D स्टेडी फ्लो बताइए क्या होगा, देन द आंसर इज दिस वन, यानी कि ऑप्शन में आपको ये जरूर मिलेगा, ठीक है। अब दूसरा अजम्पशन मान लेते हैं, कोई जरूरी थोड़ी है कि केवल 3D फ्लो हो, ठीक है। तो अब हम लोग ऐसा करते हैं, दूसरा अजम्पशन मान लेते हैं, सपोज दैट। तो देखिए हम जनरलाइज इक्वेशन को नहीं मिटा रहे हैं क्योंकि उसी से हम लोग सारी चीजें करेंगे। तो मान लो
सेकंड assumption मान लिया हम लोगों ने, assumption 2, कि for 3D इनकम्प्रेसिबल फ्लो, यानी कि इस बार मैंने कहा कि फ्लो जो है वो 3D है और साथ ही साथ कैसा फ्लो है, इनकम्प्रेसिबल फ्लो है। तो मैंने आपको डिफिनेशन में क्या बताया था, इनकम्प्रेसिबल फ्लो का मतलब है कि वॉल्यूम ना तो चेंज होता है ना डेंसिटी चेंज होता है, यानी कितना भी उसको कंप्रेस करें और उसका वॉल्यूम चेंज जीरो आ रहा है, दैट इज कि फ्लूइड कैसा है, इनकम्प्रेसिबल। या उस पर प्रेशर लगा रहे हैं, डेंसिटी का चेंज भी जीरो है। तो कहने का मतलब ये है, जैसे ही इनकम्प्रेसिबल फ्लो कहा, आपके दिमाग में सबसे पहले ये आना चाहिए, यानी ये एक ऐसा फ्लो है जिसकी डेंसिटी हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट। अब देखो, अगर डेंसिटी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन किसी के साथ करो, हमेशा क्या मिलेगा, जीरो। तो इस चीज को समझो, ये डेल रो बाई डेल टी इसलिए जीरो कर दिया बिकॉज रो इज कांस्टेंट, इसलिए नहीं किया है कि टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं। यहां पर क्या था, यहां पर रो को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करके जीरो इसलिए लिखा था बिकॉज द फ्लो इज स्टेडी फ्लो एंड एनी फ्लूइड प्रॉपर्टी विच इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज स्टेडी फ्लो, इसलिए जीरो किया था। क्लियर है, दोनों में फर्क समझो, या टाइम की वजह से जीरो किया, यहां पर इसलिए जीरो किया क्योंकि डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर है। अब देखो, जब तुमने इसको जीरो किया तो फिर इक्वेशन जो बचेगा वो क्या बचेगा, डेल रो यू बाई डेल एक्स प्लस डेल रो वी बाई डेल वाई प्लस डेल रो डब्ल्यू बाई डेल जेड इज इक्वल टू जीरो। लेकिन अब देखो, इस वक्त रो कांस्टेंट नहीं था इसलिए डिफरेंशिएशन के अंदर छोड़ दिया था। अरे अब तो रो कांस्टेंट है तो हम सब में से कॉमन ले सकते हैं, सब में से कॉमन लेके इधर भेजेंगे तो जीरो बट्टा रो क्या हो जाएगा, जीरो। दैट इज कि अब हम ये कर सकते हैं कि हम लिखेंगे डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल वी ओवर डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू ओवर डेल जेड इज इक्वल टू जीरो। यानी कि ये क्या है, this equation is valid for 3D और कैसा फ्लो होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल फ्लो। डेट इज कि ये जो इक्वेशन हमने लिखा है ये वैलिड है किसके लिए, तो आपको 3D इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए वैलिड है। ठीक है। अब देखो यहां पर एक ट्रिकी, देखो दिमाग रीजनिंग का क्वेश्चन सुनो। अब देखो, मान लो कोई ये कह दे, सपोज दैट, तो चलो पहले इसका वेक्टर फॉर्म लिख लेते हैं। तो वेक्टर फॉर्म क्या होगा, हम लोग क्या लिख सकते हैं इसका वेक्टर फॉर्म, देखिए आपको जनरलाइज इक्वेशन का वेक्टर फॉर्म में डेल रो बाय डेल टी गायब हो गया, रो भी हट गया, तो केवल क्या बचेगा, यानी कि इन वेक्टर फॉर्म की अगर बात करें तो आपको इसका इक्वेशन क्या मिलेगा, डाइवर्जेंट वेक्टर v इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये इक्वेशन केवल किसका इक्वेशन होगा, 3D इनकम्प्रेसिबल फ्लो का इक्वेशन होगा वेक्टर फॉर्म में। एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन मेनी टाइम्स इन मेनी एग्जाम्स। गेट के एग्जाम में भी 2 बार पूछा जा चुका है। 2015 में देखिएगा मैच द कॉलम में दिया हुआ था, और 2011 में डायरेक्ट पूछा था कि बताइए कि 3D इनकम्प्रेसिबल फ्लो का कंटिन्यूटी इक्वेशन कौन सा होता है, और ऑप्शन सारा का सारा ऑप्शन वेक्टर फॉर्म में था। ठीक है, दैट इज कि आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे सर डाइवर्जेंट ऑफ v भी लिख सकता है। मान लो सिंबल ना देगा तो ऐसे करके लिख देगा, इसलिए ध्यान से, हो सकता है ऐसे लिख दे, डाइवर्जेंट वेक्टर v इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो जनरली लेकिन सिंबल के ही फॉर्म में आपको दिया हुआ था, तो ये आपका हो गया। अब देखो इसमें ध्यान से सोचो, आपसे अब कोई कहे कि ठीक है फ्लो जो है 3D इनकम्प्रेसिबल एंड स्टीडी फ्लो है। सपोज दैट मैंने कहा 3D है, इनकम्प्रेसिबल भी है और स्टीडी फ्लो भी है। तो जब मैंने कहा कि इनकम्प्रेसिबल के बाद स्टीडी फ्लो है, तो अब देखो
जब हम लोग इनकंप्रेसिबल फ्लो की बात कर रहे हैं तो आप कहां पर पहुंच चुके हो? जैसे मैंने 3D स्टेडी फ्लो कहा, हम यहां पर तो ऑलरेडी हैं। अब मैंने कहा कि 3D इनकंप्रेसिबल के साथ साथ स्टेडी भी है, तो हम इसमें देखेंगे टाइम के साथ कोई चीज डिफरेंशिएट हो रही है, समय के साथ कोई भी चीज बदल रही है, तो दिखा कि इसमें तो टाइम के साथ कोई रिलेशन ही नहीं है, दैट इज कि यही इक्वेशन बचेगा। क्लियर है? अब कोई कहे कि सर 3D इनकंप्रेसिबल फ्लो एंड अनस्टेडी फ्लो है, तो देखो स्टेडी बोलता तो टाइम के साथ कुछ होता तो जीरो करते, अनस्टेडी बोलता है टाइम के साथ कुछ होता यहां पर तो हम बोलते कि जीरो नहीं होगा। लेकिन जब हम कह रहे हैं कि फॉर 3D इनकंप्रेसिबल फ्लो है, जैसे ही हमने ये बोला हम तो यहां पर ऑलरेडी आ चुके हैं। अब स्टेडी बोलो चाहे अनस्टेडी बोलो, क्या इस इक्वेशन पर कोई असर पड़ेगा? क्या पता चला? यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चली कि दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर 3D इनकंप्रेसिबल स्टेडी as well as unsteady flow। इस चीज को ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है? तो अगर कभी अब आपसे बोला जाए कि फॉर 3D स्टेडी इनकंप्रेसिबल फ्लो है तो भी यही इक्वेशन लिख देना, फॉर 3D अनस्टेडी इनकंप्रेसिबल फ्लो है तो भी यही लिख देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? तो अजम्पशन समझ में आया? ठीक है। अब देखो हम 3D में क्यों बात कर रहे हैं। हमने 3D में इसलिए बात किया है, कोई जरूरी नहीं है कि एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन 3D का दिया जाए या 2D का दिया जाए या 1D का दिया जाए। अगर 3D तुमको पता है तो तुम 2 डायमेंशन बना सकते हो, और 1D हम निकालना सिखाएंगे अभी। तो देखो, क्योंकि देखो अगर मान लो सपोज दैट 3D का क्वेश्चन है तो x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, x डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट u, y डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट स्मॉल v एंड z डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट w। x डायरेक्शन में वेक्टर फॉर्म के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, i कैप, y डायरेक्शन के लिए j कैप एंड z डायरेक्शन के लिए k कैप। तो अब देखो अगर मान लो मेरा क्वेश्चन एक्स वाई प्लेन का होगा तो हम u v को लेंगे, w को 0 लिख देंगे। मेरा क्वेश्चन YZ का होगा तो VW को लिखेंगे, U को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। मेरा क्वेश्चन ZX प्लेन का होगा, इन दोनों को लिखेंगे, इसको नहीं लिखेंगे। तो 3D से 2D बनाना आसान है, इसीलिए 3D याद रखो। जिस प्लेन का क्वेश्चन होगा उस प्लेन के अकॉर्डिंगली सॉल्व करेंगे। आप कहोगे सर प्लेन कैसे पता चलेगा? तो क्वेश्चन में देगा ना भाई, I कैप, J कैप, के कैप, ठीक है, यानी क्वेश्चन में लिखेगा कि वेलोसिटी वेक्टर v है, मान लो सपोज दैट, और लिख दे u i कैप प्लस v j कैप, तो आपको xy प्लेन है, ठीक है। तो या तो आपको वेक्टर देख करके समझ जाना है वेलोसिटी वेक्टर को, या फिर आपको ऑलरेडी लिख देगा ऑन xy प्लेन, yz प्लेन, zx प्लेन, ठीक है। और अगर 3D भी पूछता है तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो देखो हमने पहले बताया जनरलाइज फॉर्म ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन, देन हमने बताया कि अगर उसमें अजम्पशन ले तो स्टेडी फ्लो केवल कहा जाए 3D, तो आप क्या करोगे। और अगर तुमको कहा जाए 3D इनकंप्रेसिबल स्टेडी फ्लो तो भी यही लिखोगे, 3D इनकंप्रेसिबल अनस्टेडी फ्लो तो भी यही लिखोगे। क्लियर है? चलिए अब ऐसा करते हैं हम कि अब हम बात करते हैं, अब 3D से 2D तो तुम खुद ही से बना लोगे, वो मुझे पता है, ठीक है। तो देखो ये जो हमने सॉल्व करवाया इससे फायदा क्या होगा, ठीक है। फायदा ये होगा कि जैसे आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे दिया जाएगा, सपोज दैट आपको मान लो एक हिंट दे रहे, वेलोसिटी वेक्टर दे दिया गया u i कैप प्लस v j कैप प्लस w k कैप, ठीक है। ये होता है मेरा वेलोसिटी वेक्टर अगर हम 3D की बात करें, वेलोसिटी वेक्टर इन 3D फ्लो, ठीक है। अब आप देखो सपोज दैट मान लो कभी आपको कोई क्वेश्चन दिया जाए, आपको u का वैल्यू गिवन दिया हो, मान लो v भी गिवन दिया हो, और आपसे कहा जाए कि फाइंड
फाइंड द थर्ड कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ z, ठीक है, दैट इज w आपको फाइंड करना हो। और यहां पे हिंट क्या दे दिया जाए, इफ द फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल फ्लो, बस इतना सा हिंट दे दिया जाए। तो देखो इस पूरे क्वेश्चन में आपको समझ में ये आएगा कि सर ये दिया है, ये दिया, ये निकालना है और फ्लो कैसा है, इनकम्प्रेसिबल। जैसे ही इनकम्प्रेसिबल दिखे कंटिन्यूटी इक्वेशन लिख देना, डेल v ओवर डेल y प्लस डेल w ओवर डेल z इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इससे फायदा क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, जो निकालना है उसको छोड़ दो, डेल w बाई डेल z इज इक्वल टू, आप ऐसे लिख सकते हो ना कि सर माइनस डेल u ओवर डेल x माइनस डेल v ओवर डेल y, और यहां से z को इधर भेज देंगे और इंटीग्रेट कर देंगे तो w निकल जाएगा। तो अक्सर इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, कराएंगे एक दो क्वेश्चन, बस एक हिंट दे रहे थे कि अगर ऐसा दिया जाए तो आप कैसे निकालोगे। ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में कहेगा फॉर 2D फ्लो फाइंड द कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर steady incompressible flow in xy plane, ठीक है। सपोज दैट ऐसे क्वेश्चन कहा जाए, देखो जैसे ही xy प्लेन कहा और स्टेडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो कहा, आप कहोगे सर डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस डेल वी ओवर डेल वाई बराबर 0, डैट इज कि आपको ऑप्शन में ये नहीं दिया होगा, वो ऑप्शन में क्या दे देगा, इसको ऐसे लिख देगा, डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल वी ओवर डेल वाई। अक्सर ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। एक्स वाई प्लेन लिया है तो मैंने ऐसे लिख दिया, वाई जेड प्लेन होगा तो आप अपने से लिख लेंगे, जेड एक्स प्लेन होगा तो भी लिख देंगे। अगर वाई जेड प्लेन होता तो हम लिखते हैं डेल वी ओवर डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल डब्ल्यू ओवर डेल जेड, वाई जेड प्लेन के लिए हो गया। तो आपको ऑब्जेक्टिव में अक्सर क्वेश्चन ऐसे दिया जाता है 2D के लिए, ठीक है। तो खैर अब हम लोग ऐसा करते हैं कि वन डायमेंशनल फ्लो के लिए कंटिन्यूटी इक्वेशन को लिख के देखते हैं, ठीक है। तो वन डायमेंशनल फ्लो का मतलब यह है कि अब हम लोग केवल अज्यूम करेंगे कि मेरा फ्लो सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। अब देखिए, मान लिया मैंने, नेक्स्ट अजम्पशन माना फॉर 1D एसटीडी फ्लो, मैंने अजम्पशन में माना है कि मेरा फ्लो जो है वन डायमेंशनल है और एसटीडी फ्लो है। सपोज दैट मैंने कोई एक सेक्शन ले लिया और वन डायमेंशनल है, तो हम ये कहेंगे कि दिस इज पॉइंट सेक्शन 1 सेक्शन 2 और हम लोगों का फ्लो इधर से इन होगा, इधर से आउट होगा, मास फ्लो रेट इन और यहां होगा मास फ्लो रेट आउट। सपोज दैट 1 पॉइंट पर वेलोसिटी है v1, 2 पॉइंट पर वेलोसिटी है v2, ठीक है। अभी हमको नहीं पता कि मेरा फ्लूइड कंप्रेसिबल है कि इनकम्प्रेसिबल है, यहां पर डेंसिटी है ρ1, यहां पर डेंसिटी है ρ2, ठीक है। 1 पॉइंट का क्रॉस सेक्शन एरिया है a1, 2 पॉइंट का क्रॉस सेक्शन एरिया है a2, ठीक है। हम लोगों को केवल एक ही चीज हमने माना है, वो क्या है कि फ्लो कैसा है, स्टेडी फ्लो है। स्टेडी फ्लो का मतलब है कि फ्लूइड प्रॉपर्टी इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कि मास फ्लो रेट इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ऑब्वियस सी बात है, जब भी स्टेडी फ्लो हम कहेंगे इसका मतलब ये है कि मास फ्लो रेट जितना इन होगा उतना ही मास फ्लो रेट आउट होगा, ठीक है। ये कैसे समझ में आया, देखो इसको फिजिकली सिखाते हैं। देखो ये वाटर बोतल है, सपोज दैट अब कोई पूछे कि प्रैक्टिकली बताइए कि स्टेडी फ्लो कैसे होता है, तो इंडस्ट्री में भी ऐसे ही होता है, ठीक है। मान लो सपोज दैट इस बोतल में मैंने यहाँ से एक होल किया, यहाँ भी एक होल किया, यहाँ से एक पाइप लगाया, यहाँ से एक पाइप लगाया, ठीक है। हमने क्या किया, फ्लो स्टार्ट किया, इधर से जितना फ्लो आ रहा है उतना ही फ्लो हम निकालना शुरू कर दें। तुम घंटों तक भी इस बोतल को देखोगे तो शुरू में जितना वाटर दिख रहा था आखिरी तक वाटर उतना ही दिखेगा। मतलब क्या है, जितना मास फ्लो रेट आया उतना मास फ्लो रेट चला गया। डेट इज कि अगर कभी लेवल चेंज नहीं हो रहा है देन द फ्लो इज स्टेडी फ्लो। लेकिन अगर मान लो दोनों तरफ से फ्लो हो रहा था, इधर से आ रहा था फ्लो इन हो रहा था, इधर से फ्लो आउट हो रहा था, और
टाइम के साथ इसका लेवल फ्लक्चुएट करने लग जाए तो आप क्या कहोगे कि आपका फ्लो कैसा है, अनस्टेडी फ्लो है, क्योंकि ये तभी फ्लक्चुएट कर सकता है जब इन एंड आउट उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग होंगी। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखेंगे कि जैसे ही हमने कहा स्टेडी फ्लो है तो मास फ्लो रेट इन और मास फ्लो रेट आउट दोनों क्या रहेगा, सेम। देखिए अब सिंपल सा फंडा है, ये हम लोगों को एक चीज मिला कि ये दोनों सेम रहेगा, डेट इज की मास फ्लो रेट हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। अब देखो मास फ्लो रेट का मतलब क्या होता है, मास बाय टाइम। मास क्या है, ठीक है, और सपोज दैट यहां से यहां तक का जो लेंथ है वो हम L मान के चल रहे हैं। ठीक है, हमने कहा कि मास क्या होता है, तो मास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम बटा टाइम। ठीक है, डेंसिटी को मैंने डेंसिटी लिखा, वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, जनरल फॉर्म में अगर लिखे तो एरिया इनटू लेंथ। ठीक है, बाई टाइम, और लेंथ बाई टाइम को क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज वेलोसिटी। दैट इज कि क्या पता चला, जब मास फ्लो रेट कांस्टेंट है इसका मतलब है कि रो ए वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, इसी को हम क्या कह सकते हैं, कंटिन्यूटी, यानी कि हम कह सकते हैं 1D स्टेडी फ्लो कंटिन्यूटी इक्वेशन। ठीक है, और इसी को देखते हुए फॉर सेक्शन 1 एंड 2 के बीच में अगर लिखे तो हम क्या लिख सकते थे कि सर ρ1 A1 V1 बराबर ρ2 A2 V2, और इसी को हम लोग कहते हैं कि मेरा 1 डायमेंशनल फ्लो के लिए कंटिन्यूटी इक्वेशन है। तो हमेशा याद रखोगे दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर, इक्वेशन इज वैलिड फॉर 1D स्टेडी फ्लो ओनली। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन में अगर स्टेडी फ्लो लिखा है, 1D लिखा है, तो सीधे हम इसको यूज करेंगे। लेकिन अब सेकंड अजम्पशन मान लें, फॉर 1D स्टेडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो, मान लो अब तुमने स्टेडी के साथ साथ और क्या मान लिया, इनकम्प्रेसिबल फ्लो भी मान लिया। जैसे ही इनकम्प्रेसिबल फ्लो मानोगे डेंसिटी को क्या लेना पड़ेगा, कांस्टेंट, और कांस्टेंट लेने का मतलब क्या हो गया, ρ1 एंड ρ2 आर सेम। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि आप लिखोगे कि सर A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, तो दिस इज continuity equation valid for only 1D steady and incompressible flow। ठीक है, यानी कि अगर आप A1 V1 या AV इजिकल टू कॉन्स्टेंट बोलते हैं तो वो तभी लगाना जब क्वेश्चन में मेंशन हो कि द फ्लो इज या द फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। इसीलिए हमेशा याद रखोगे, चूंकि फ्लूइड मैकेनिक्स में मोस्ट ऑफ द केसेस में लिक्विड की बात कर लेता है क्वेश्चन में, तो हम लोग इसी को यूज कर लेते हैं। लेकिन अगर इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल थर्मोडायनेमिक्स में कहीं पर होगा, और ऐसा क्वेश्चन आ चुका है गेट में थर्मोडायनेमिक्स में, उसने कहा था कि फाइंड द एरिया ऑफ द नोजल निकालिए, और आधे से ज्यादा लोगों ने क्या किया, A1 V1 बराबर A2 V2 लगाया, और ऑप्शन में उस वक्त ऑप्शन आता था, वो ऑप्शन गिवन था, लेकिन वो गलत था, क्योंकि द वर्किंग फ्लूइड वहां पर क्या था, एयर, और जब एयर होगा तो एयर कंप्रेसिबल फ्लूइड है, यानी वहां पर इक्वेशन क्या यूज करना था, ρ1 A1 V1 इज इक्वल टू ρ2 A2 V2। तो जब भी कहा जाए कि 1D स्टेडी फ्लो का कंटिन्यूटी इक्वेशन बताइए तो इसको बोलेंगे, और 1D स्टेडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो का कंटिन्यूटी इक्वेशन बताइए तो इसको बोलेंगे। ठीक है, अब इससे एक चीज और क्या पता चला, बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखो, यहीं से एक छोटा सा डेफिनेशन की हम बात करेंगे जिसको हम लोग कहते हैं डिस्चार्ज। कोई कहे कि व्हाट इज डिस्चार्ज, तो डिस्चार्ज कहो, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं
वॉल्यूम फ्लो रेट इज कॉल्ड डिस्चार्ज, दैट इज Q इज इक्वल टू वॉल्यूम बाई टाइम, इसीलिए इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। एंड वॉल्यूम बाई टाइम है, तो देखो वॉल्यूम बाई टाइम को हम कैसे सॉल्व करके लिख सकते हैं, वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू लेंथ बाई टाइम, एरिया इंटू लेंथ बाई टाइम, एंड लेंथ बाई टाइम इज एरिया इंटू वेलोसिटी, दैट इज की डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। तो हम लोगों को पता चला कि डिस्चार्ज जो होता है वो एरिया इंटू वेलोसिटी होता है। और अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा कि फॉर स्टीडी 1D स्टीडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो AV इज इक्वल टू कांस्टेंट, AV इज इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब क्या है, मतलब ये है कि फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लो, अगर इन दोनों को कंबाइंड किया जाए तो एक नोट में पॉइंट क्या मिला कि फॉर 1D स्टीडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो डिस्चार्ज इज ऑलवेज कांस्टेंट। यानी कि अगर आपका 1D स्टीडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो है तब आप ये कह सकते हो कि डिस्चार्ज हमेशा कांस्टेंट होगा। और यही कारण है कि अगर पाइप कनेक्शन का क्वेश्चन देता है और अगर वर्किंग फ्लूइड उसमें लिक्विड है तो हम लोग क्या कहते हैं कि सर 1 पाइप 2 पाइप 3, और अगर फ्लो इस तरीके से हो रहा है तो हम कहते हैं कि सर डिस्चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगा, दैट इज कि Q1 जो होगा वो Q2 प्लस Q3 के बराबर आना चाहिए क्योंकि ये टूटा है। लेकिन ये तभी होगा जब क्वेश्चन किसका हो, 1D स्टीडी एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो का हो। क्लियर है? तो यहां से आपको ऑब्जेक्टिव का एक सवाल मिल जाएगा, आसानी से आप बता सकते हो। तो देखो कंटिन्यूटी इक्वेशन को देखते हुए आपको कुछ चीजें पता चली। अब देखो इसी पर एक क्वेश्चन देखते हैं। गेट में एक बार क्वेश्चन आया, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। 2 क्वेश्चन है जो अब तक पूछा जा चुका है, दोनों को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि देखिए क्या पूछा था। सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा था आपको गेट में, उसने कहा था कि द वेलोसिटी कंपोनेंट इन द एक्स एंड वाई डायरेक्शन, यानी कि उसने कहा कि वेलोसिटी का कंपोनेंट किस डायरेक्शन में, एक्स एंड वाई डायरेक्शन में। तो एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो होता है उसको u कहते थे, और ये गिवन है क्वेश्चन में, गिवन दिया है लैम्डा एक्स वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई। एंड फिर उसने कहा कि y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, इसको स्मॉल v कहते हैं, ये गिवन है एक्स वाई स्क्वायर माइनस 3/4, ठीक है। और ये कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ लेम्डा, यानी कि जो लेम्डा लिखा है हमने ये फाइंड करना है। और क्यों फाइंड करना है, तो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ लेम्डा फॉर अ पॉसिबल फ्लो फील्ड इन्वॉल्विंग एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, दैट इज उसने एक गिवन में हिंट दे दिया कि फ्लूइड इज कैसा है, तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है। अब जैसे ही उसने ये हिंट दे दिया, सिंपल सा फंडा है, अगर कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो वो किसको सेटिस्फाई करेगा, कंटिन्यूटी इक्वेशन को। और कंटिन्यूटी इक्वेशन भी किसका लिखना है, तो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन। और कितने प्लेन के लिए लिखना है, देखो तो एक्स वाई प्लेन के लिए तो आप लिख सकते हो कि सर डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस डेल वाई ओवर डेल वी ओवर डेल वाई इज इक्वल टू 0 आना चाहिए, क्योंकि यही मेरा फॉर एक्स वाई प्लेन के लिए इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए क्या है, कंटिन्यूटी इक्वेशन है। तो अब यहीं पर देखो u को x के साथ डिफरेंशिएट करो, इस पूरे को x के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, लैम्डा वाई क्यूब माइनस 2xy लिख दिया हमने, ठीक है, प्लस डेल v बाई डेल वाई, v कंपोनेंट को यानी y डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है स्मॉल v, इसको y के साथ डिफरेंशिएट करो। तो y के साथ अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो 2xy माइनस, देखो ये 4 आगे आ जाएगा तो क्या होगा, 4 से 4 कटेगा, 3y पे पावर
3 इज इक्वल टू 0। 2xy कैंसिल आउट हो गया। लेमडा वाई क्यूब पॉजिटिव था, इधर रहने दिया, नेगेटिव वाले को उधर भेज दिया, प्लस 3y क्यूब, वाई क्यूब कट गया, लेमडा इज इक्वल टू कितना आया 3। ये क्वेश्चन आपको गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, गेट में पूछा था इस क्वेश्चन को। तो आपको देखो क्वेश्चन क्या है कंटिन्यूटी इक्वेशन के लिए, बहुत सिंपल है। आपको सारा हिंट क्वेश्चन में दिया जाएगा, केवल आपको उस पर्टिकुलर इक्वेशन को समझना है कि कौन सा इक्वेशन इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है। अभी रिसेंटली एक और क्वेश्चन आया गेट 2015 में। गेट 2015 में उसने एक क्वेश्चन पूछा, ठीक है ऐसे ही क्वेश्चन था, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा, और इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता था, क्योंकि इस क्वेश्चन को तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, देख करके जवाब दे देते, था तो न्यूमेरिकल लेकिन आसानी से। उसने कहा कि द वेलोसिटी फील्ड ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल फ्लो इज, उसने पहले ही हिंट दे दिया कि फ्लो इज कैसा है, इनकम्प्रेसिबल। दिस इज द क्वेश्चन आज इन गेट 2015, ठीक है। फिर उसने कहा इज गिवन बाई, और उसने पूरा का पूरा वेलोसिटी वेक्टर लिख दिया है, एंड वेलोसिटी वेक्टर गिवन दिया है a1x प्लस a2y प्लस a3z i कैप प्लस b1x प्लस b2y प्लस b3z j कैप प्लस c1x प्लस c2y प्लस c3z k कैप। ये क्वेश्चन में गिवन है वेलोसिटी वेक्टर, यानी वेक्टर जो दिया है वो 3D का दिया है, x कंपोनेंट भी है, y कंपोनेंट भी है एंड z कंपोनेंट भी है। यहां से यहां तक ये पूरा क्या दिया हुआ है, x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, यहां से लेकर के यहां तक क्या है y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, यहां से लेके यहां तक क्या है z कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। क्लियर है, ठीक है, ये पूरा दिया हुआ है। अब ये कहता है कि वेयर a1 इज इक्वल टू 2 एंड c3 इज इक्वल टू -4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ b2, आपको ये कहा गया है। तो इस पूरे क्वेश्चन में देखो वेक्टर दे दिया उसने, और फ्लो कह दिया इनकम्प्रेसिबल है, तो 3D का क्वेश्चन है, तो हम सीधे लिखेंगे del u ओवर del x प्लस del v ओवर del y प्लस del w ओवर del z इज इक्वल टू 0। दिस इज द 3D कंटिन्यूटी इक्वेशन वैलिड फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लो। तो आप देखो इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। तो u को x के साथ अगर डिफरेंशिएट करना है तो यही है u, ये जो पूरा लिखा हुआ है ये यहां से लेकर के यहां तक, यही तो है मेरा u x कंपोनेंट। तो इसको अगर हम x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो केवल क्या बचेगा a1, क्योंकि ये तो y है, ये z है, 0 हो जाएगा। ये पूरा मेरा v है यहां से लेकर के यहां तक, ये जो पूरा लिखा हुआ है और ये प्लस साइन के साथ ही है, ये है मेरा v y डैशन कंपोनेंट। इसको हमको किसके साथ डिफरेंशिएट करना है, y के साथ, b1 b3 xz के साथ 0 हो जाएगा, केवल क्या बचेगा b2 प्लस b2, ठीक है। यहां से लेके यहां तक ये क्या है, ये आपको क्या है w को z के साथ करना है, तो यहां से क्या बचेगा प्लस c3 इज इक्वल टू 0। और आप देखो a1 का वैल्यू है 2, b2 का वैल्यू नहीं पता, c3 का वैल्यू -4 इज इक्वल टू 0, तो b2 इज इक्वल टू क्या हो गया 4 - 2, दैट इज की b2 इज इक्वल टू 2। इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता था कि b2 आपका कितना हो चुका है, b2 इज इक्वल टू 2। तो ये आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन था और इस पे हम लोगों ने क्वेश्चन देखा। ये क्वेश्चन आपको कब पूछा गया था, गेट 2015 का क्वेश्चन है। चलिए तो अब हम लोग एक स्टेप आगे चलते हैं, ठीक है, और बात करते हैं। अभी तो मैंने ये सीखा कि कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है और कितने टाइप से कंटिन्यूटी इक्वेशन को लिख सकते हैं और इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, क्योंकि काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो हम लोगों को फ्लो का एक्सेलरेशन निकालने आना चाहिए, ठीक है।
तो अगर एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम वेलोसिटी को लेके चलते हैं। तो 3D फ्लो, अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, फॉर 3D फ्लो की बात कर रहे हैं, तो वेलोसिटी वेक्टर v को कैसे लिख सकते हैं, u I कैप प्लस v j कैप प्लस w k कैप। और कल बताया था कैसे, सपोज दैट देखो ये मेरा x डायरेक्शन है, ये मेरा y डायरेक्शन है, बोर्ड पे 2D ही लिखा रहे हैं, थर्ड होता तो इसके बाहर होता। एक फ्लूइड का कनेक्शन हम दिखा रहे हैं, यानी कि फ्लूइड यहां से यहां तक फ्लो कर रहा है पॉइंट A तक। तो अगर वो A तक पहुंचा है तो उस फ्लूइड ने x डायरेक्शन में जो दूरी तय की है वो dx है, y डायरेक्शन में जो दूरी तय की है वो है dy, और यहां से यहां तक पहुंचने में जो dt है ये उसका क्या है, टाइम इंटरवल, जितना टाइम उसको लगा था वहां तक पहुंचने में। तो ऑब्वियस सी बात है डिस्टेंस अपॉन टाइम, इस दूरी को तय करने के लिए जो टाइम लगा उसके कारण जो वेलोसिटी का चेंज मिलेगा वो चेंज किस डायरेक्शन में मिलेगा, x डायरेक्शन में। इसीलिए वो जो कंपोनेंट मिलेगा वो x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी देगा केवल, ठीक है। और जो y डायरेक्शन में चेंज कर रहा होगा जो v है, यही मेरा क्या है, y कंपोनेंट है। और अगर z डायरेक्शन भी होता तो dz इजिकल टू dz बाई टी इजिकल टू w इजिकल टू z कंपोनेंट वेलोसिटी होता। दैट इज कि हम यहीं से सबसे पहली चीज क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी वेक्टर तो ये है, लेकिन अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो क्या लिखेंगे, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर का रूट अंडर। तो वेलोसिटी वेक्टर है, अगर इसको हम मैग्नीट्यूड देखना चाहते हैं तो ये निकालेंगे हम लोग। दूसरी चीज वेलोसिटी वेक्टर जो है, यहीं से देख के हमको समझ में आया कि ये क्या है, तो फंक्शन ऑफ किसका होगा, फंक्शन ऑफ किसका होगा, स्पेस एंड टाइम का फंक्शन है, ठीक है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ x y z एंड t। वेलोसिटी x डायरेक्शन, y डायरेक्शन, z डायरेक्शन, दैट इज स्पेस के साथ भी बदल सकता है और टाइम के साथ भी बदल सकता है। ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम लोगों को चाहिए एक्सेलरेशन, और हम लोगों को पता है कि एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है, तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो वेलोसिटी का टाइम के साथ चेंज देखना है, लेकिन वेलोसिटी जो है वो फंक्शन है स्पेस और टाइम दोनों का, यानी कि वेलोसिटी जो है वो स्पेस के साथ भी बदल सकती है और टाइम के साथ भी बदल सकती है, ठीक है। और ये जनरल लिखा, और इसी तरीके से अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें एक्सेलरेशन को, तो हम ax i कैप ay j कैप az k कैप लिख सकते हैं। दैट इज कि हम ये लिख सकते हैं ax क्या है, कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन है, किस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में। सिमिलरली ay क्या है, कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन है, किस डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में। और अगर az लिखें तो कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन है, किस डायरेक्शन में, तो z डायरेक्शन में। ये मैंने इसलिए लिखा कि अगर आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो या तो आपको कहा जाएगा कि फाइंड द एक्सेलरेशन इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर, ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। ये तभी लिख सकते हो जब तुमको ax ay az निकालना आता हो, ठीक है। दूसरी चीज, या तो वेक्टर फॉर्म में पूछेगा या फिर सीधे कहा जाएगा आपको कि आपको कंपोनेंट ना निकाल करके सीधे मैग्नीट्यूड निकालिए एक्सेलरेशन का। तो हम क्या करेंगे, ax स्क्वायर ay स्क्वायर az स्क्वायर रूट अंडर। तो मैग्नीट्यूड अगर पूछ दे एक्सेलरेशन का निकालने के लिए तो भी तो आपको ax ay az निकालना आना चाहिए। देखो हम जनरल फॉर्म 3D इसलिए लिख रहे हैं, अगर 3D का क्वेश्चन है तो आप ये लिख दोगे, 2D होगा, XY प्लेन होगा तो Z मत लिखना, YZ प्लेन होगा तो X मत लिखना, ZX प्लेन होगा तो Y मत लिखना, और केवल X होगा तो YZ मत लिखना, केवल Y होगा तो XZ नहीं लिखना। तो आप 3D से 2D 1D बना सकते हो, समझ में आया। तो अब आपको देखो पहले ये सीखना होगा कि ये AX AY AZ कैसे निकलता है। तो सिंपल, यहां से देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो हम लोगों को ये चाहिए, तो इसका अगर मैग्नीट्यूड लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे हम लोग, ax स्क्वायर ay स्क्वायर az स्क्वायर रूट अंडर, ठीक है। अब देखो यहां पर
हम लोगों को चाहिए एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन अगर चाहिए तो हम लोगों ने अभी सीखा कि एक्सेलरेशन अगर निकालना है तो dv/dt चाहिए, ठीक है। दैट इज की सबसे पहली चीज, अगर तुमको dv निकालना आ गया तो फिर उसको dt से डिवाइड मारोगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। अब dv क्या होगा, तो टोटल वेलोसिटी का हम लोग टोटल डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं, और वेलोसिटी तो फंक्शन किसका है, तो वेलोसिटी तो फंक्शन है x y z t का। तो टोटल डिफरेंशिएशन का रूल क्या कहता है, वेलोसिटी जिसका जिसका फंक्शन है सबके साथ इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यही है रूल टोटल डिफरेंशिएशन का। x के साथ किया वेक्टर को, वेक्टर है इसलिए एरो बना रहे हैं, y के साथ किया वेलोसिटी को, वेलोसिटी वेक्टर को z के साथ किया, एंड वेलोसिटी वेक्टर को टाइम के साथ किया, और साथ ही साथ हम ऐसा करते हैं, ये लास्ट वाले को इधर नीचे लिख देते हैं, शायद ना दिख रहा हो। वेलोसिटी वेक्टर को टाइम के साथ डिफरेंशिएट किया, फिर dt लिख दिया, क्योंकि देखो वेलोसिटी जो था वो x y z एंड t सबके साथ डिफरेंशिएट कर रहा था, चेंज कर रहा था, इसलिए हमने क्या किया, वेलोसिटी को x के साथ भी चेंज देखा, y के साथ भी देखा, z के साथ भी देखा, t के साथ भी देखा, और सारे चेंज को देख के जब जोड़ दिया तो हमको क्या मिलेगा, टोटल डिफरेंशिएशन, ठीक है, यानी कि टोटल चेंज इन वेलोसिटी। तो अब यहीं से देखो, जब dv निकल गया तो इसको dt से डिवाइड मारने का, यानी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv/dt। इस पूरे को इक्वेशन को हम लोग किससे डिवाइड कर देंगे, dt से, तो क्या मिलेगा, del v वेक्टर del x dx/dt del v by del y dy/dt del v by del z dz/dt, एंड लास्ट में था del v by del t, तो dt/dt, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो गया, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है dx/dt डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड किस डायरेक्शन में है, x डायरेक्शन में है, तो ये आपको कौन सा कंपोनेंट देगा, x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी देगा, दैट इज स्मॉल u। ये क्या देगा, स्मॉल v, ये क्या देगा, स्मॉल w। तो अब आप क्या लिख सकते हो, अब यहीं से आप लिख सकते हो कि सर इसका मतलब एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा, इस पूरे को लिख दिया मैंने u del वेक्टर v by del x, v del वेक्टर v by del y, w del वेक्टर v by del z प्लस del वेक्टर v by del t। ये हमने ऐसे करके लिख दिया। तो ये जो आपको वैल्यू आया है, ये आ गया कि एक्सेलरेशन वेक्टर इन 3D। ये क्या है, एक्सेलरेशन वेक्टर, सॉरी एक्सेलरेशन इन 3D वेक्टर फॉर्म, ठीक है। ये हम लोगों ने लिख दिया। अब आप ध्यान से देखो, यहां पर हमने जो भी लिखा है ये वेक्टर देगा एक्सेलरेशन का, और इसमें दो पार्ट है, यहां से लेकर यहां तक एक पार्ट है, और यहां पर एक अलग पार्ट है। क्या, तो देखो वेलोसिटी x के साथ चेंज हो रहा है, वेलोसिटी y के साथ, वेलोसिटी z के साथ, एंड वेलोसिटी टाइम के साथ। तो हम लोगों को वेलोसिटी का जो एक्सेल चेंज स्पेस के साथ मिलेगा, उसके कारण जो एक्सेलरेशन मिलता है उसको हम लोग कहते हैं कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन कंपोनेंट, ठीक है। और जो वेलोसिटी का चेंज टाइम के साथ मिल रहा है, इसके कारण जो एक्सेलरेशन मिलता है उसको हम लोग कहते हैं लोकल एक्सेलरेशन और टेम्पोरल एक्सेलरेशन। कई लोग टेम्पोरल भी कहते हैं, यानी कि जो टोटल एक्सेलरेशन होता है वो समेशन ऑफ किसका होता है, कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन कंपोनेंट एज वेल एज लोकल एक्सेलरेशन या टेम्पोरल एक्सेलरेशन कंपोनेंट। अब कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन क्या है, तो देखो
कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन का मतलब ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी with respect to space is called convective acceleration component। ठीक है, मतलब ये है कि एक्सेलरेशन जो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू स्पेस के कारण आ रहा है उसको हम कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन कह रहे हैं। अब आप ये बताओ, यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात नोट में, अगर हमने कहा कि फॉर यूनिफॉर्म फ्लो, अगर यूनिफॉर्म फ्लो है तो यूनिफॉर्म फ्लो का डिफिनेशन क्या कहता था? यूनिफॉर्म फ्लो का डिफिनेशन ये कहता था कि वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। तो क्या पता चला कि फॉर यूनिफॉर्म फ्लो कन्वेक्टिव acceleration component is always 0। ठीक है, यानी जैसे ही कभी क्वेश्चन हो और उसमें ये लिखा हुआ मिल जाए कि यूनिफॉर्म फ्लो है तो ऑब्वियस सी बात है कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन हमेशा क्या मिलेगा? 0, क्योंकि कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन कंपोनेंट उस कंपोनेंट को कहते हैं जो वेलोसिटी का स्पेस के साथ चेंज होने के कारण मिलता है। क्योंकि देखो, चेंज इन वेलोसिटी के कारण ही एक्सेलरेशन होगा। अब वेलोसिटी या तो स्पेस के साथ बदल सकता है या फिर टाइम के साथ बदल सकता है। अगर वेलोसिटी स्पेस के साथ बदल रहा है तो उसको हम कहेंगे कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन कंपोनेंट। ठीक है, या वेलोसिटी टाइम के साथ अगर बदल रहा है तो उस कंपोनेंट को हम कहेंगे लोकल एक्सेलरेशन कंपोनेंट या टेम्पोरल एक्सेलरेशन कंपोनेंट। ठीक है, तो पहला यहां से पता चला। दूसरा पॉइंट हमको क्या याद रखना है? ये फर्स्ट पॉइंट है जो बहुत जरूरी है। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड temporal acceleration component is called temporal acceleration component। ठीक है, या फिर इसी को आप लोकल एक्सेलरेशन कंपोनेंट भी कह सकते हैं। तो अब देखो, मान लो, अब नोट में एक चीज फिर याद रखेंगे। क्या नोट में मैंने कह दिया कि हम बात कर रहे हैं फॉर ए स्टेडी फ्लो। अगर मैंने कह दिया कि फ्लो स्टेडी फ्लो है, इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर? इसका मतलब ये हो गया कि फॉर स्टेडी फ्लो टेम्पोरल, या बेहतर होगा लोकल ही लिख देते हैं, जल्दी हो जाएगा, लोकल एक्सेलरेशन कंपोनेंट इज ऑलवेज 0। तो अगर मैंने कहा कि स्टेडी फ्लो है तो आप सबसे पहले कहोगे कि सर इसका मतलब कि लोकल एक्सेलरेशन 0 होगा। और अगर मैंने कह दिया यूनिफॉर्म फ्लो है तो आप क्या कह दोगे कि सर इसका मतलब यह है कि कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, अब यहां से ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन बना देते हैं। मैंने आपको क्वेश्चन कहा कि फॉर ए स्टेडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो फाइंड द एक्सेलरेशन। अगर मैंने कहा कि स्टेडी और नॉन यूनिफॉर्म है तो ऑप्शन में आप क्या कहोगे? इसका मतलब यह है कि स्टेडी कहने का मतलब लोकल 0 हो गया, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म का मतलब कन्वेक्टिव 0 नहीं होगा, यानी कि जो एक्सेलरेशन का रिजल्ट आएगा वही कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन होगा। अब मैंने कह दिया स्टेडी एंड यूनिफॉर्म फ्लो है। स्टेडी कहा तो लोकल 0, यूनिफॉर्म कहा तो कन्वेक्टिव 0, दैट इज कि नेट एक्सेलरेशन क्या मिलेगा? 0। तो आप कहोगे सर फ्लो हो रहा है तो एक्सेलरेशन 0 कैसे? भाई सीधी सी बात है, वेलोसिटी ना तो स्पेस के साथ बदल रहा है ना ही आपको टाइम के साथ बदल रहा है, दैट इज ए कांस्टेंट वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है, तो क्या दिक्कत है? एक्सेलरेशन 0 होगा, है कि नहीं? तीसरा केस कह दिया मैंने अनस्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो। यूनिफॉर्म फ्लो कहा
कन्वेक्टिव 0 हो गया, ठीक है। और अनस्टेडी कहा तो लोकल जो होगा वही आंसर हो जाएगा। गेट में आया हुआ है क्वेश्चन, ऐसा देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपको कुछ भी इस तरीके से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के बना सकते हैं। और हमेशा याद रखो हम 3D में लिख रहे हैं, आपको हो सकता है एक्स वाई प्लेन दे तो केवल ये दोनों लिखना, जेड को मत लिखना और टी को लिख देना। वाई जेड दे तो इन दोनों को लिखना, टी को लिखना, एक्स को मत लिखना। जेड एक्स दे तो उसको, तो आपको 1D 2D से 2D 1D सब बना सकते हो। केवल एक्स में कहता तो केवल इसको लिखते और टाइम को लिखते। तो ये मैंने वेक्टर फॉर्म में लेकिन लिखा है। अभी हम लोगों को इसके कंपोनेंट्स को निकालना सीखना चाहिए। तो देखो बहुत सिंपल तरीका है। अगर आपको वेलोसिटी को देखते हुए एक्सेलरेशन का कंपोनेंट निकालना है केवल एक्स डायरेक्शन में, तो आप क्या करोगे, देखो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या होगा, ये हमने वेक्टर लिखा है इसलिए वेलोसिटी वेक्टर लिखा है। अगर हम एक्सेलरेशन केवल एक्स डायरेक्शन में लिखेंगे तो जहां जहां वेक्टर v लिखा है वहां वहां हम क्या करेंगे, वेलोसिटी का वही कंपोनेंट लेंगे जो इस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। x की बात कर रहे हैं इसलिए क्या लिख देंगे हम, u डेल u ओवर डेल x प्लस v डेल u ओवर डेल y प्लस w डेल u ओवर डेल z प्लस डेल u ओवर डेल t, ठीक है। यानी जहां जहां वेक्टर v था उसको x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी से रिप्लेस कर दो, ax मिल जाएगा। और यहां भी देखो ये अभी भी क्या है, कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन कंपोनेंट है, लेकिन केवल किस डायरेक्शन में, इन x डायरेक्शन। ये क्या है, लोकल एक्सेलरेशन कंपोनेंट इन x डायरेक्शन। सिमिलरली ए वाई बराबर हम क्या लिख देंगे, u डेल v बाई डेल x। जहां जहां वेक्टर v था उसको कंपोनेंट ऑफ y से क्या कर दो, वेलोसिटी के y डायरेक्शन कंपोनेंट से रिप्लेस कर दो। स्मॉल v डेल v बाई डेल y, w डेल v बाई डेल z प्लस डेल v बाई डेल t, कंपोनेंट से हमने रिप्लेस कर दिया। सिमिलरली जेड डायरेक्शन में लिखना था तो क्या करते, u डेल w बाई डेल x, v डेल w बाई डेल y, w डेल w बाई डेल z प्लस डेल w बाई डेल t। तो आपको तीनों निकालना आ गया। अब केवल एक्स वाई प्लेन हो तो एक्स वाई को लिखना, केवल एक्स हो तो लिख देना, जैसे हो वैसे लिखना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब आपको इससे क्या पता चला कि एक्सेलरेशन का कंपोनेंट कैसे निकालना है। जब एक्सेलरेशन कंपोनेंट आप निकालना सीख गए तो आपको एक तो तरीका है कि डायरेक्ट वेक्टर के फॉर्म को ऐसे निकाल लो, तो इसके लिए तुमको वेलोसिटी वेक्टर वो देगा तब ना ऐसे निकालोगे, ठीक है। तो आप वैसे निकालो, या फिर क्या करोगे, अब एक्सेलरेशन बराबर क्या होगा, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। तो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट जो होगा इसके लिए हम मैग्नीट्यूड को अगर निकालते हैं तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर, ए वाई स्क्वायर, ए जेड स्क्वायर रूट अंडर, ठीक है। तो आपको एक्सेलरेशन इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। और होप कि यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि आपका क्या है, कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन है कि लोकल एक्सेलरेशन है कि टेम्पोरल एक्सेलरेशन है, ये कैसे निकालते हैं, ठीक है। और कौन सा एक्सेलरेशन कब होगा, कैसे होगा, उसके लिए देखो एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। अक्सर होता यह है इंटरव्यू में, कहते हैं मान लो सपोज दैट कि ऐसा फिगर बना देगा, ये पाइप ऑफ यूनिफॉर्म डाया है और इससे कह दिया जाए कि आपको फ्लो हो रहा है, इसमें जो फ्लूइड है वो H है। तो अब देखो अगर पाइप ऑफ यूनिफॉर्म डाया है, दैट इज की यहां से लेकर के यहां तक डाया अगर यूनिफॉर्म है, दैट इज की वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। पूरे पाइप में कहीं पर भी वेलोसिटी नहीं बदलेगा। अगर यूनिफॉर्म डाया है तो हम वेलोसिटी कांस्टेंट लेके चलेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन जो होगा वो एग्जिस्ट करेगा, मिलेगा, ठीक है। अब लोकल होगा कि नहीं होगा ये कैसे पता चलेगा, वो देख के पता चलेगा इसके हाइट को। अगर h भी कांस्टेंट दिख रहा है यानी फ्लो हो रहा है लेकिन h नहीं बदल रहा है, इसका मतलब फ्लो कैसा है, जितना फ्लो जा रहा है उतना फ्लो आ रहा है, यानी स्टेडी फ्लो है,
ठीक है। तो अगर h कांस्टेंट है इसका मतलब फ्लो इज कैसा हो गया, स्टीडी फ्लो। और अगर स्टीडी फ्लो है तो आपका सॉरी वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, यानी कि कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन जीरो होगा, एग्जिस्ट कैसे करेगा, ठीक है। और अगर h कांस्टेंट है तो फ्लो स्टीडी फ्लो हो गया। और अगर नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू स्पेस का मतलब फ्लो कैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्म फ्लो। फ्लो यूनिफॉर्म हो गया इसलिए कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन जीरो हो गया, और फ्लो स्टीडी हो गया क्योंकि h कांस्टेंट है तो आपको टेम्पोरल या लोकल एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, लोकल एक्सेलरेशन भी होगा, ये भी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। डेट इज कि अगर ऐसा फिगर बना दिया जाए और कहा जाए कि बताइए एक्सेलरेशन कितना होगा इसमें, तो आप कह सकते हो कि सर एक्सेलरेशन जीरो होगा बिकॉज द पाइप इज हैविंग द यूनिफॉर्म डायमीटर, दैट इज वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, दैट इज यूनिफॉर्म फ्लो। यूनिफॉर्म फॉर यूनिफॉर्म फ्लो कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो। एंड इफ द h इज कांस्टेंट, यानी कि ये हाइट नहीं चेंज कर रहा है मतलब फ्लो स्टीडी है, इसका मतलब लोकल भी। लेकिन अगर यही क्वेश्चन होता, ये कंडीशन होता, लेकिन अगर अब ये पहला केस था, ये दूसरा केस, मान लो h कह दे वेरिएबल है, अगर h वेरिएबल है मतलब h घट रहा है बढ़ रहा है, मतलब फ्लो कैसा हो गया, फ्लो इज अनस्टीडी फ्लो। और अगर फ्लो अनस्टीडी फ्लो है तो लोकल एक्सेलरेशन जो होगा ये नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा, दैट इज कि ये एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो इसमें दो केस हो सकता है, अगर पाइप यूनिफॉर्म डाया का है तो हमेशा कन्वेक्टिव जीरो, लेकिन अगर ये फिक्स है तो स्टीडी और वेरिएबल है तो अनस्टीडी। इसी का अगर दूसरा डायग्राम बना दें थोड़ा सा चेंज करके, तो अगर दूसरा डायग्राम बना दें इस तरीके से बना दें हम कि देखो ऐसे करके, इस बार देखिए मैंने पाइप का डाया क्या रखा है, साफ साफ दिख रहा है कि पाइप हैविंग डाया इज वेरिएबल, यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। जब वेरिएबल है डायमीटर पाइप का, इसका मतलब कि फ्लो कैसा है, फ्लो इज नॉन यूनिफॉर्म, यानी कि फ्लो जैसे जैसे पाइप में हम लोग आगे बढ़ेंगे उसकी वेलोसिटी लगातार बदलती होगी, तो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो है। इसलिए पहला पॉइंट कि कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन जो होगा वो कभी भी जीरो के बराबर नहीं मिलेगा, यानी कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक। दूसरा पॉइंट कि अगर h कांस्टेंट है तो अभी भी फ्लो कैसा होगा, स्टीडी। अगर h कांस्टेंट लिख रहा है तो फ्लो स्टीडी होगा, और जैसे ही स्टीडी होगा आप कह दोगे सर लोकल एक्सेलरेशन जीरो होगा, इसका मतलब क्योंकि वो कंडीशन देगा। दूसरा कंडीशन क्या होगा कि देखो अब हो सकता है दूसरा कंडीशन कहते नहीं h भी वेरिएबल है, तो अगर h वेरिएबल है तो कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन तो हमेशा मेरे को पता है कि जीरो के बराबर नहीं होगा क्योंकि पाइप का डाया कैसा है, वेरिएबल है। तो h अगर वेरी कर रहा है इसका मतलब फ्लो कैसा हो गया, फ्लो इज अनस्टीडी फ्लो। और अगर फ्लो अनस्टीडी फ्लो है इसका मतलब ये है कि आपको लोकल एक्सेलरेशन जो होगा ये भी जीरो के बराबर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको इस तरीके से डायग्राम से भी आपको बोला जा सकता है, अक्सर इंटरव्यू में बोल दिया जाता है कि ठीक है चलो ऐसा करो एक डायग्राम बनाओ जिस डायग्राम से ये पता चले कि आपका फ्लो स्टीडी और नॉन यूनिफॉर्म है, ऐसा बना देना, ठीक है। और कह देना जब स्टीडी बोलेगा तो यहाँ पे लिख देना h कांस्टेंट है, ठीक है, ये नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। और अगर कह दे कि स्टीडी एंड यूनिफॉर्म तो ये डायग्राम बना देना और इसमें यहाँ पे लिख देना कि h कांस्टेंट है। तो आप देखो इससे आप देखना आपके ऑब्जेक्टिव में बहुत बार क्वेश्चन आया है एक्सेलरेशन कंपोनेंट्स पे कि क्या होता है कन्वेक्टिव, क्या होता है लोकल। होप सो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन मीन्स वेलोसिटी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, एंड लोकल एक्सेलरेशन मीन्स velocity का change with respect to time, and for uniform flow convective acceleration is always zero, and for steady flow local acceleration is always zero, ठीक है। तो होप कि आज का लेक्चर समझ में आया होगा और अब कुछ कुछ आपको काइनेमेटिक्स का फ्लेवर समझ में आ रहा होगा कि अच्छा ये है काइनेमेटिक्स, क्योंकि याद रखिए काइनेमेटिक्स एक ऐसा टॉपिक है फ्लूइड मैकेनिक्स का जो बहुत टिपिकल लगता है बच्चों को क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता कि पूछना क्या चाह रहा है। तो आप बस ऐसे पढ़िए, बिलीव मी आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे। अब आप घर जा करके
अपने जितने भी क्वेश्चंस हो इस पर्टिकुलर टॉपिक तक आप देखिएगा, प्रीवियस ईयर गेट का हो, ईएस का हो, जेई का हो, कोई भी क्वेश्चन हो, बिलीव मी बनेगा। होप all of you are enjoying the lecture, so please like, share and subscribe the channel. Till then, goodbye.